गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक जिसका नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स का ही टॉपिक है। हाइड्रोजन चैप्टर में ये टॉपिक आपको मिलेगा, जिससे कि आपका हाइड्राइड में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आपका आयनिक हाइड्राइड, ये कोवैलेंट हाइड्राइड, उसके बाद मेटालिक हाइड्राइड। तो आज का टॉपिक है मेटालिक हाइड्राइड का, क्योंकि हम आपको इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि व्हाट इज़ आपका कोवैलेंट हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड। तो आज आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और सीखिए किस मेटालिक हाइड्राइड क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि मेटालिक हाइड्राइड्स, इसी का दूसरा नाम क्या क्या आपको बताएंगे हम। मेटालिक हाइड्राइड है या फिर इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कह सकते हैं। इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या फिर हम इसको बुलाते हैं क्या, ध्यान देंगे आप, नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ऐसा नाम क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी आपका रीज़न है। ये हो गया नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड और ये है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करें कि मेटालिक हाइड्राइड्स किस मेटल के बीच और हाइड्रोजन के बीच बनता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, मैं लिखना चाहूँगा 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट। स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और आप जानते हैं क्या है, जिंक है। ध्यान देंगे, ये 3D सीरीज के आपका मेटल है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट। और ये देखिए, इसको ग्रुप 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ और 12 हुआ। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और याद रहे कि मेटालिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट करता है या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये बनाता है। आइदर कोई भी आप बोल सकते हैं, मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही बनता है जब हाइड्रोजन एटम उसके साथ कंबाइन होते हैं। तो यहाँ तक ध्यान दे देंगे कि ये सब चीज़ें हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको देखेंगे 3D सीरीज, मान लें कि यहाँ पे 3D है, ये 4D है, ठीक है, इसके बाद 5D सीरीज आता है। तो यहाँ पे आपका 3D हो गया, ये 7 जो देख रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ डॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये है सपोज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि 7 है, 8 है और 9 है। 7, 8 और 9 जो आप देख रहे हैं ग्रुप 7, 8 और 9 ग्रुप जो है, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये सब एलिमेंट। इसलिए इसको बोला गया है हाइड्राइड गैप। इसको क्या बोलते हैं, ये सारे जगह को क्या बताया गया, ये वाला, चाहे इसमें जो एलिमेंट हो, चाहे इसमें जो एलिमेंट हो, सारे को क्या बोला गया है, हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप का मतलब ऐसा कोई हाइड्राइड प्रीफर नहीं करी, बनाना नहीं चाहता, ये नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं। टेक्टेनियम है, रुथेनियम है, रोडियम, टेक्टेनियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, ये सब है, आगे भी है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है नहीं बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर मेटालिक हाइड्राइड या फिर नॉन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड। इसलिए ये सब एलिमेंट जो से ग्रुप 7 में है, 8 में, 9 में है, इसको बोला जाता है हाइड्राइड गैप। याद रखिए, क्या बोल नाम से जानते हैं, हाइड्राइड गैप। आपसे पूछिए व्हाट इज हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप ऐसे एलिमेंट है जो कि हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते, उसी को बोलते हैं हाइड्राइड गैप। इज इट क्लियर। तो ये हो गया, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बताना चाहूँगा आपको, ध्यान देंगे
ये चीज़ आप नोट कर लें, हाइड्राइड गैप वगैरह क्या होता है। अब इसको बात आती है, इसको हम ध्यान सुनते जाइएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दी, अब इसका बात है मेटालिक हाइड्राइड, तो इसलिए है आपको बता दिए कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये बनाते हैं, डी और एफ ब्लॉक, मतलब मेनी ऑफ द डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा नहीं कर सकते सारे डी और ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनाएंगे, सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ बनाएंगे, लेकिन मेनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये बनाया करते हैं, मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे के रखा इस टाइप के हाइड्राइड्स, जैसे लैंथेनम का हाइड्राइड है, टाइटेनियम का हाइड्राइड है, निकल के हाइड्राइड है, जिरकोनियम का हाइड्राइड है, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब बात आती है, समझना है थोड़ा सा कि इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के नाम से क्यों भी जाना जाता है। व्हाट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड? आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ के रखा है कि इंटरस्टिशियल साइड्स किसको बोलते हैं, जो आप वर्ड्स को देखते हैं। आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ये समझने की ही बातें हैं, ठीक है। इसमें लिखने वाला ज़्यादा कोई हिसाब नहीं है, तो इसको समझ लीजिए कि मान लें कि यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जो भी हो यहाँ पे हम इस तरह से बनाते चले गए, जो भी है। तो आप जब भी कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर किसी मेटल्स का बनाते हो सकता है अरेंजमेंट इसका जो भी हो, चाहे बीसीसी अरेंजमेंट हो, सीसीपी अरेंजमेंट हो, एससीपी अरेंजमेंट हो, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट हो, आपने पढ़ के रखा है सॉलिड स्टेट में कि वहाँ पे दो टाइप का वाइड्स क्रिएट होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स। उसी वैकेंट साइड्स को बोलते हैं इंटरस्टिसेस, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिसेस, ठीक है। उसी वैकेंट साइड को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिसेस। जो देख रहे हैं यहाँ के बीच में मान लें कि सटा हुआ, ये सब साइड्स क्या है, ये सब साइड्स क्या है, ये सब साइड क्या है, ये सब इंटरस्टिशियल पोजीशन होते हैं, इसी को बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड आपका इंटरस्टिसेस या फिर इंटरस्टिशियल साइड्स, इसी को बोला जाता है। इसी में क्या होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे एटम होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर ट्रैप कर जाता है? वैकेंट साइड में। यहाँ पे वैकेंट साइड में ट्रैप हो जाता है, मतलब पहुँच जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का, समझ रहे हैं, इस टाइप से। तो क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, जाके बैठ जाता है वैकेंट साइड में, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि मेटल भी है साथ साथ अंदर में क्या है, हाइड्रोजन भी है, इसको बोला गया। हाइड्रोजन कहाँ पे बैठा हुआ है? इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, वो कहाँ पे चला जाता है? इंटरस्टिशियल पोजीशन में। तो क्या होता है कि इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाने से क्या होता है कि आपका कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस तो पहले से था, एक क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया, इसमें हाइड्रोजन भी है साथ साथ और मेटल भी उसके आसपास है, तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब बात आती है कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जब बनाता है तो क्या क्रिस्टल के ज्योमेट्री में कोई फर्क पड़ता है? क्या क्रिस्टल की कोई ज्योमेट्री में फर्क पड़ता है? इंटरस्टिशियल साइड्स पे हाइड्रोजन चला गया, कोई फर्क पड़ता है? क्या है कि जाने पे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। तो देखिए ध्यान दें, कुछ नोट करने वाली बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब बात कुछ नोट करने वाली है। अगर मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पे क्रिस्टल से हम लैटिस बनाए, सपोज ये हम बना लिए निकल का, किसका बना लिए? निकल्स का। कुछ निकल है, कुछ चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि निकल है, पैलेडियम है, ये है निकल है, पैलेडियम है, सेरियम है, ये सब का जो आपका क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक है एक्टिनियम है, इसको ध्यान में रखें, 4 ठो का जो आपका क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस आप इसका जो हम बनाए हुए हैं प्योर फॉर्म में, मतलब कह सकते हैं इसका जो क्रिस्टल लैटिस ओनली, सिर्फ इसमें कोई हाइड्रोजन ना हो, हाइड्राइड की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन नहीं है और लैटिस बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेटल है, तो वो कहलाता है पेरेंट लैटिस। उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट लैटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बनाएगा, मान लें कि ये जो बनाएगा खुद का, ये पेरेंट लैटिस बनाएगा, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन मान ली इसी में ट्रैप हो गया, हाइड्रोजन कहीं कहीं जाके ट्रैप हो गया, किस केस में? निकल में, पैलेडियम में, सीरियम में और एक्टिनियम। तब क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप होने के बावजूद भी जो पेरेंट लैटिस का प्रॉपर्टी होगा वही इसका प्रॉपर्टी होगा, इस केस में,
ओनली एंड ओनली 4 एलिमेंट के केस में ऐसा देखा गया कि जो प्रॉपर्टी आपका पेरेंट लैटिस दे रहा था, ठीक है, ये सब एलिमेंट के केस में प्रॉपर्टी सीमित रह गया। कहाँ? अगर उसका हम उस एलिमेंट का आपका हाइड्राइड का लैटिस, अगर ये इस एलिमेंट का कोई हाइड्राइड है, उसका लैटिस है, और इस एलिमेंट का पेरेंट एटम का लैटिस है, दोनों में क्या देखा गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, न ज्योमेट्री बिगड़ा न कुछ हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम रही। हो सकता है हाँ थर्मल कंडक्टिविटी इसके कारण क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर मेटल का है थोड़ा सा ज़्यादा हो। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर निकल है, एक्टिनियम है, सेरियम है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे पैलेडियम है, इस केस में जो हाइड्राइड का लैटिस होगा जस्ट बराबर होगा आपका पेरेंट एटम के लैटिस के बराबर। जो अपना ये प्योर लैटिस बनाएगा और हाइड्राइड वाले लैटिस में कोई फर्क नहीं होगा। आने से कोई ज्योमेट्री इसका बिगड़ने वाला नहीं है, जैसा अरेंजमेंट था वैसा ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? ये साफ बात एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो अब आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए मेटालिक हाइड्राइड क्यों है समझ में आ गया, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के साथ। इंटरस्टिशियल क्यों है ये भी मैंने बता दिया। अब लास्ट में बताने जा रहा हूँ व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल, सॉरी नन स्टिचियोमेट्रिक, या फिर नन आप बोलते हैं स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो इसको आई थिंक मिटा लेते हैं। अब हम आते हैं आपका नन स्टिकियोमेट्रिक हाइड्राइड। चलिए ये सारे चीज़ आपको दिखा दिए हैं किस तरह से। अब देखिए नन स्टिकियोमेट्रिक मतलब क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं नन स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल, मान लीजिए हाइड्राइड है, ठीक है, तो नन स्टिकियोमेट्रिक का मतलब होता है विच डू नॉट ऑबे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, विच डू नॉट ऑबे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जो ऑबे नहीं करता है। आपने क्लास मतलब 11 का पहला चैप्टर में ये बात पढ़ के रखा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जो फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नन स्टिकियोमेट्रिक टाइप कंपाउंड बोल सकते हैं, नन स्टिकियोमेट्रिक टाइप हाइड्राइड बोल सकते हैं, कुछ भी कंपोजिशन, समझ रहे हैं। तो ये जब मेटल का जो हाइड्राइड्स है, मेटालिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में क्या होते हैं, ध्यान दें, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते। अब बात आती है आपको मन में थोड़ा सा हम रिकॉल करवाना चाहते हैं, क्या है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को हम लोग थोड़ा किस तरह से आसानी से समझ लें इस बात को। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है किसी का फार्मूला अगर AB है, किसी का फार्मूला AB2 है, किसी का फार्मूला A2B है, क्लियर। तो इससे पता चलता है कि ये जो है इसमें 1 एटम ऑफ A है 1 एटम ऑफ B, फार्मूला यही बता रहा है। रेशियो जो है इसमें रेशियो क्या बता रहा है, 1:1 का रेशियो बता रहा है, ये बता रहा है 1:2 का रेशियो बता रहा है, ध्यान देंगे, ये बता रहा है 2:1 का रेशियो बता रहा है। हो सकता है कोई फार्मूला A2 A3 रहे तो 2:3 का रेशियो बता रहा है। तो ये होगा, ये रेशियो इसके फार्मूला के आधार पे, ये रेशियो इसके फार्मूला के आधार पे, तो ये रेशियो क्या दिख रहा है आपको, फार्मूला के आधार पे। अगर यही रेशियो आपको मान लें कहीं भी मिले, चाहे वो क्रिस्टल के अंदर मिले AB का रेशियो, ठीक है, कहीं भी किसी भी अवस्था में यही रेशियो मिले, किस मतलब कि AB टाइप वाले कोई कंपाउंड AB, जैसे मान लें हम यहाँ पे लेते सपोज लैंथेनम हाइड्राइड, यहाँ पे हम बात करें चलिए लैंथेनम हाइड्राइड या फिर निकेल हाइड्राइड, तो इस तरह से हम बात करें तो चलिए इस तरह से भी हो सकता है, NiH2 लिखता है, बात अलग है। तो यहाँ पे क्या है, निकल का रेशियो क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन का रेशियो, मान के चलते हैं, ठीक है, 1:2 रेशियो, जो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यही बना सकते हैं, वैलेंसी के आधार पे फार्मूला तो ही बना सकते Ni2+ और H- हाइड्राइड, इसको बना NiH2 बनेगा। तो अगर 1:2 है, अगर ये क्रिस्टल के अंदर भी यही रेशियो में मौजूद रहेगा तब तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है, यही रेशियो होना चाहिए। निकल हाइड्रोजन का रेशियो क्या होना चाहिए 1:2, चाहे वो कहीं भी किसी अवस्था में हो,
खुश अवस्था में हो, नाराज अवस्था में हो, ध्यान दीजिए बात को। अगर निकल हाइड्राइड का रेशियो हमारा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है 1:2, तो कहीं भी ये पड़ा रहे निकल हाइड्राइड, आइदर ये खुश अवस्था में हो या नाराज अवस्था में हो, उसका रेशियो क्या होना, अगर 1:2 आ रहा है तब तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये रेशियो गिर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो डैट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कि क्रिस्टल में ऐसा को देखने को मिलता है, जो कि अपने ये जनरल फार्मूला को, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो नहीं करके क्रिस्टल में जाने के बाद कुछ और रंग दिखाने लगता है। ये समझ गए, कुछ तो यहाँ पे कुछ और है। लेंथनम का अगर हाइड्रोजन के साथ हम देखें, मान लें कि La3+ हो या H+ हो, तो मान लें अकॉर्डिंग टू हम LaH2 लिख सकते हैं या फिर LaH3 लिख सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल में जाने के बाद इसका स्थिति कुछ और हो जाता है, इसका स्थिति कुछ और हो जाता है, अलग अलग चीज़ शो करने लगता है। तो ये यहाँ देखिए कंपोजिशन कुछ और है, लेकिन अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रेशियो कुछ और आएगा, क्रिस्टल में इसकी और कुछ अलग कहानी है। इसी को बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से एक बार, अगर नॉन स्टिक्योमेट्रिक में दिक्कत हो रहा है तो फिर से बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। इसलिए बोलते हैं कि क्रिस्टल में जो इसका हाइड्राइड का मेटल और हाइड्रोजन का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और होगा इसका अगर हम लिखें तो, और वहाँ पे कुछ और है। अगर मान लें यहाँ सिंपल देखिए, निकल हाइड्रोजन का रेशियो क्या, इस हाइड्रोजन का रेशियो क्या 0.6 से लेकर 0.7। लेकिन अगर हम बात करें Ni2+ और H- फार्मूला क्या बनेगा, NiH2 फार्मूला मान लें इसका बनेगा NiH2। तो क्या है रेशियो 1:2। हाइड्रोजन और निकल का रेशियो क्या, निकल और हाइड्रोजन का रेशियो क्या 1:2। क्या ऐसा यहाँ पे है, हाइड्रोजन कुछ और बिहेवियर में, हाइड्रोजन कुछ और बिहेवियर में, इस समझ रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आप ध्यान देंगे कुछ और थोड़ी सी बात सीख लीजिए, उसके बाद मैं अपना लेक्चर को बंद करूंगा, आप चले जाइएगा। अब बात क्या है कि आपका ये जो है हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन देखिए कहाँ पे होता है, खासकर प्लेटिनम को यूज किया जाता है, पैलेडियम को यूज किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। जैसे कि रिडक्शन करवा रहे हैं किसी का, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका यूज होता है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शंस। क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या करता है, उस सरफेस पे अच्छा खासा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा इसका भी यूज हुआ रिडक्शन प्रोसेस के लिए, हम हाइड्रोजन का स्टोर करा कर आते हैं, फिर आपका हाइड्रोजनेशन के लिए भी स्टोर कराते हैं। अब बात आती है क्या, कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे प्लेटिनम है, आपका पैलेडियम है, इसको भी आपने क्या देखा है, पैलेडियम है, यहाँ पे लिखा रहेगा एरो। खासकर ऑर्गेनिक वगैरह में देखिएगा पैलेडियम है, प्लेटिनम है, निकल है, बहुत सारा चीज़ ऐसा लिखा रहता है। तो कुछ एलिमेंट के पास क्या होता है ना, कुछ एलिमेंट के पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। मैक्सिमम हाइड्रोजन को ये स्टोर कर पाता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन को क्या करता है, ये स्टोर कर देता है अपने अंदर। इसके पास, क्योंकि अपने पास इसके पास ऐसा सरफेस एरिया है कि ये बहुत सारे हाइड्रोजन को लार्ज वॉल्यूम को स्टोर कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि इसके पास स्टोरेज, पोटेंशियल स्टोरेज ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को स्टोर करने का भी एक जरिया है। लार्ज वॉल्यूम में अगर हमारा हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा है किसी मेटल के सरफेस पे, चाहे पैलेडियम हो चाहे प्लेटिनम हो, तो क्या है कि एक हमारे पास सोर्स है कि हम हाइड्रोजन को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको NCERT की हर लाइन बताने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो चलिए हम लोग को नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लेक्चर पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए